हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पे स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। प्यारे बच्चों, आज की जो टॉपिक रहने वाली है वो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर पिछले वाले वीडियो में भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग की बात किए थे। प्यारे बच्चों, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग आपको पढ़ना है। 2 अनुप्रयोग हमने पिछले वाले क्लास में बात कर लिया था। आज की क्लास में गॉस के नियम के 3rd अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग रहने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गवाए हुए। जल्दी से चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारी गॉस का तीसरा अनुप्रयोग क्या होता है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा, एकदम बिल्कुल मक्खन सा हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग, प्यारे बच्चों, जो गॉस का तीसरा अनुप्रयोग है वो तीसरा अनुप्रयोग हमारा ये रहने वाला, समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अगर हम बात करें तो यहां हमको एक ऐसा गोला लेना है जिसपे आवेश समान रूप से वितरित हो। एक ऐसा गोला लेना है जिसपे आवेश समान रूप से क्या हो प्यारे बच्चों, वितरित हो, और उसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। बिल्कुल आसान सा रहने वाला, पर याद रखना यहां 3 स्थिति हो जाएगी प्यारे बच्चों। 3 स्थिति हमको ध्यान से समझना। 3 स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, चलिए सबसे पहले एक गोला की इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक गोला है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा कोई गोला हो गया। ठीक ध्यान से देखना, ये कोई गोला हो गया। अभी इस गोले पे हम लोगों ने आवेश को वितरित नहीं किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये समान रूप से आवेशित गोला है। पर जैसे ही हम लोग इस पे आवेश को वितरित कर देंगे, जैसे ही हम लोग इस पे आवेश को वितरित करेंगे, वैसे ही ये गोला समान रूप से आवेशित वितरित गोला हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस गोले पर आवेश को क्या कर दिए, दिखा दिए कि हमने इस गोले पर आवेश को वितरित किया है। तो अब जैसे ही आप प्यारे बच्चों इस पे ये पॉजिटिव का साइन या नेगेटिव का साइन जो भी दिखा सकते हो दिखा दीजिएगा। तो ये जैसे ही आप इस पे आवेश को वितरित करोगे तो ये जो पूरा गोला है, ये गोला समान रूप से आवेशित गोला हो जाएगा। ठीक, और एक खोखला गोला, खोखले गोले का मतलब है कि इसके अंदर खाली स्थान है, इसके अंदर ये ठोस नहीं है, कुछ भरा नहीं, इसके अंदर हम कुछ को रख सकते हैं। ठीक, तो ठोस वो होता है भरतू जिसे कहते हो प्यारे बच्चों। तो भरतू वो होता है जिसमें हम किसी को रख नहीं सकते, और खोखला वो होता है जिसमें हम कुछ रख सकते हैं। ऐसे जैसे फुटबॉल जो होता है प्यारे बच्चों, वो खोखला होता है, उसमें हम किसी को अंदर रख सकते हैं। पर अगर हम बात करें कि जैसे हम मार्बल्स ले ले, गोलियां ले ले, तो गोलियां जो आपकी भरतू होती है उसमें हम किसी को रख नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा समान रूप से आवेशित खोखला गोला हो गया। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इस खोखले गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। तो मान लेते हैं भाई ये खोखले गोले का केंद्र हो गया O, और जब खोखले गोले का केंद्र O हो गया तो इस खोखले गोले की कोई ना कोई त्रिज्या होगी। तो मान लेते हैं कि जो गोले की त्रिज्या है वो कौन है, R है। गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, R, कैपिटल R है। ठीक, गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। अब ध्यान से देखना, गोले के केंद्र O से, गोले के केंद्र O से R मीटर की दूरी पर, कहां पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान से देखना, R मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर प्यारे बच्चों, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये चीज जो कह रहा है कि ये देखना कि ये कोई गोला है जो कि समान रूप से इस पे आवेश वितरित है, मतलब सभी जगह आवेश की मात्रा समान है। इस खोखले गोले के कारण इस बिंदु P पर हमको तीव्रता बतानी है कि बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, गॉस के नियम से हम तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इस P पर हम एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे, वो पृष्ठ हमारा गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। ठीक, तो अब बिंदु P पर सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो रचना करते हैं प्यारे बच्चों, चलिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो ये पृष्ठ बना, ये गॉसियन पृष्ठ तैयार हुआ। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, हमने कहा कि ये कोई गोला हो गया जिस पे आवेश वितरित है, जिसका त्रिज्या R है, और जो इस केंद्र O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मानना था जिसमें हमको तीव्रता निकालनी है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, तीव्रता निकालना है। और इस बिंदु P पे जो तीव्रता निकालना है, बिंदु P पर तीव्रता निकालने के लिए हमको एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना था। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना कर ली। ये प्यारे बच्चों जो डॉट डॉट लाइन से दिखाई पड़ रहा वो हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। अब ध्यान से देखना,
इस बिंदु P पर हम एक छोटा सा सरफेस काटने वाले हैं, इस बिंदु P पर एक छोटा सा भाग काटने वाले हैं, उसको ध्यान से देखना। अब जैसे ही हम लोग बिंदु P पर एक छोटा सा भाग काटेंगे, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या शेप तैयार होता है। तो कुछ बिंदु P पर एक छोटा सा भाग काट लेते हैं, ये ठीक। अब ध्यान से देखना, इस बिंदु P पर हम लोगों ने एक छोटा सा भाग काटा है। अब इस जो बिंदु P पर एक छोटा सा अपने भाग काटा है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इस कटे हुए भाग की जो दिशा है, कटे हुए भाग की दिशा जो है ये इधर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो मान लेते हैं कटे हुए भाग की दिशा बाहर की तरफ है। फिर बच्चों कोई भी जब गोला लोगे ना, तो ऊपर से जब काटोगे तो कटे हुए भाग की दिशा ऊपर ही होता है। तो हमने कहा कि भैया इनकी दिशा इधर हो गई, और जो इनसे विद्युत बल रेखा निकलेगी, जो गोले पे आवेश वितरित है उनसे जो विद्युत बल रेखा निकलेगी, निकलने वाली विद्युत बल रेखा ई कुछ इस दिशा में होगा। अब आप बताओ, विद्युत बल रेखा ई और क्षेत्रफल सदिश डीए दोनों एक ही दिशा में है, तो यहां थीटा का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सूक्ष्म भाग डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अभी तक तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इस सूक्ष्म भाग से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसी का समाकलन करके पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, और पूरे पृष्ठ से जैसे ही वैद्युत फ्लक्स मिलेगा वैसे ही हम गॉस के नियम से कल्पना कर देंगे, तो हमको जो चीजें ये कह रहा है वो चीज मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या काम करना है कि ये जो सूक्ष्म भाग डीए है, ये जो छोटा सा भाग डीए है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं। या तो हम डायरेक्टली बात करें कि ये पूरे के पूरे इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो पहले डीए से निकालते हैं। तो सूक्ष्म भाग डीए से होकर गुजरने वाला, क्या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, यहां तक ठीक, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पढ़ा था, फाई ई इक्वल टू ई इंटू डीए इंटू कॉस थीटा। अब आप बताओ, यहां तो ये किसी बंद पृष्ठ, पूरे पृष्ठ के लिए सूत्र था। अब हमको छोटे से पृष्ठ के लिए बात करना है, एक छोटा सा भाग है। तो यार छोटा सा भाग है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा सा होगा। तो फाई ई का छोटा सा भाग हम मान लेते हैं डी फाई ई। चलो ये बात हो गई। फिर भाई E इंटू डी है, तो चलो E इंटू डी लगाते हैं। भाई यहां भी वही है E इंटू डी, साथ में इंटू कॉस थीटा है, तो चलो कॉस थीटा भी लगाते हैं। बस अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अब एक बात आप यहां से देखो, E और डीए के बीच जो कोण बना है वो जीरो है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है और एक दूसरे के समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो सदैव जीरो होता है। तो देखना, यहां थीटा क्या है, जीरो है, यहां थीटा क्या है, जीरो है, ठीक, यहां थीटा कितना है, जीरो है। तो जब थीटा जीरो है तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां जब आप जीरो रखोगे तो डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू कितना, डी हो जाएगा, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब आप यहाँ cos जीरो रखोगे तो यहाँ cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, हमको E इंटू डी मिल जाएगा। अब हमने ये छोटे से भाग से वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया है। अब हमको पूरे पृष्ठ से चाहिए, ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना, इसके ये पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा। तो पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इस छोटे से भाग का हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो अब क्या लिखने वाले हैं भाई, अब हम लिखेंगे अतः पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, क्या होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो प्यारे बच्चों बताओ, अब ये पूरे पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो फाई ई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, फाई ई के। और ये जो फाई ई है
जो ये फाई ई है, जो टोटल विद्युत फ्लक्स है, वो छोटे से पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसके समाकलन के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखना, छोटे से वैद्युत फ्लक्स कौन थे, डी फाई ई, और हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। छोटे से बंद जो छोटा सा भाग आपने लिया था, ये अल्पांश भाग जो होता है, इससे जितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा था उसी का अगर हम समाकलन करेंगे तो हमको पूरे के पूरे पृष्ठ से मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे भाग मिलकर ही तो ये पूरा पृष्ठ बनाए हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब डी फाई ई की वैल्यू यहां रख दो। जैसे ही आप डी फाई ई की वैल्यू यहां पुट करोगे तो ई डॉट क्या पा जाओगे, डीए पा जाओगे फाई ई इक्वल टू। ठीक, अब हम यहां से क्या करने वाले हैं भाई साहब, ई का समाकलन नहीं होगा तो ई को बाहर कर लेंगे। ई जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा, डी ए। अब आप बताओ, डी ए ये छोटा सा भाग है, ऐसे छोटे 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 भाग मिलकर ये गोला ही तो बनाए हैं, ये गोला ही बनाया गया है ना प्यारे बच्चों, ये गोला ही बनाया गया जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो बताओ डीए जो है, जब डीए का समाकलन करोगे तो गोले के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। सोच एक बार फिर से बताओ, ये जो छोटा सा भाग डीए आपने काटा है, यही छोटे छोटे भाग मिलकर ही तो इस पूरे गोले को निर्माण किए हैं, और ये पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 पाई कौन सा आर रखना है, स्मॉल आर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि भाई स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले का ही तो समाकलन कर रहे हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। तो अब हम यहाँ क्या रखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि भाई यहाँ ये चीज नोट कर दीजिएगा कि ये जो डीए है, ये जो डीए है वो वृत्त का क्षेत्रफल है, उस गोले का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो ले आके, ये वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू डीए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर आप क्या बना दो, 1 बना दो। यहां तक तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस डीए का समाकलन 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे बात करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, ध्यान से देखना, हम लोगों ने पूरा वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया है, अब गॉस के नियम से कल्पना करना है। तो आपको याद होगा कि गॉस के नियम से कल्पना करने में क्या होता था, ध्यान से देखिए, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, अब गॉस के नियम से, गॉस का नियम आपको याद होना चाहिए भाई, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। गॉस का नियम कहता है कि फाई ई जो होता है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर होता है। समीकरण नंबर क्या बना लिए, 2 बना लिए। अब जरा सा आप समीकरण 1 और 2 को देख लो, 2 तो वहां देखे हो, 1 देखो। समीकरण 1 भी फाई ई को ही बता रहा है, समीकरण 1 भी जो है फाई ई को ही बता रहा है, और समीकरण जो 2 है वो भी फाई ई को ही बता रहा है। देखना यहां फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, और वहां पर हमारा जो है, यहां पर जो फाई ई है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो जब जैसे ही समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे तो ये वाला पक्ष और वो वाले पक्ष, उधर राइट हैंड साइड, दोनों समीकरण का राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो क्या लिखने वाले हो, यहां ये चीज नोट करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा भाई साहब, वहां पर राइट हैंड साइड, उस समीकरण का राइट हैंड साइड था ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इधर समीकरण का राइट हैंड साइड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। आपने हेडिंग बनाई थी कि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ई को छोड़कर बाकी लोग इधर से इधर आ जाएंगे, इधर से इधर आएंगे तो भाग में जाने वाले हैं। तो क्या मिलने वाला, जरा सा व्यवस्थित रूप से लिखिएगा, ध्यान से देखना। ई इक्वल टू, इधर देखिए ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट हम लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर भी बटे में जाएगा तो क्यू बाई क्या मिल गया, आर स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र मिला वो मिला
E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यहां से रिजल्ट हमको निकल रहा है कि यदि हम किसी गोले पर आवेश को समान रूप से वितरित करें तो उस गोले से कुछ दूरी पर जो तीव्रता होती है वो 1/4πε0 Q/r² के क्या होती है, बराबर होती है। जहां से हमको निष्कर्ष निकल रहा है कि E प्रोपोर्शनल Q है और E इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1/r²। यानी हम कह सकते हैं कि यदि गोले पर जो आवेश को वितरित किया जा रहा था यदि उसकी मात्रा बढ़ाए तो तीव्रता हमारी बढ़ जाएगी। यहां से रिजल्ट आपको कुछ ये मिला है कि E प्रोपोर्शनल Q है, E प्रोपोर्शनल Q है। यहां देखो इनका रिलेशन इनसे और साथ में इनका रिलेशन कुछ इस प्रकार यहां है। यहां दूरी बढ़ाने पर अब देखना ये चीज बता रहा है कि आवेश का मान आप बढ़ाओगे तीव्रता बढ़ेगी। इधर देखो ये जो आप आवेश को वितरित नहीं किए हो, ये अगर इसकी मात्रा को बढ़ाओगे तो तीव्रता ये जो E है वो बढ़ जाएगी। फिर दूसरा बात बोल रहा है कि भाई साहब आप यहां से जो ये दूरी r माने हो इसको बढ़ाओगे ना तो ये तीव्रता घटेगी और इसको जैसे जैसे घटाओगे वैसे वैसे तीव्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब हमको क्या करना है, सेकंड केस में क्या करना है कि ये जो बिंदु P है वो बिंदु P गोले के सतह पर आ जाए। ये जो बिंदु P है ना ये बिंदु P कहां पर आ जाए, गोले के सतह पर आ जाए। तो आप बताओ जैसे ही ये बिंदु P गोले के सतह पर आएगा, यहां पर आएगा प्यारे बच्चों, वैसे ही ये जो R है वो कैपिटल R के बराबर आ जाएगा। एक बार फिर से इमेजिन कर लो भैया, हमने कहा कि जब ये बिंदु P गोले के सतह पर आ जाए तो ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। बात समझ पाए। तो सेकंड स्थिति हमारी यही है, सेकंड स्थिति हमारी यही है। ध्यान से पहली स्थिति r मीटर की दूरी पर था। सेकंड स्थिति जो है हमारा कि यदि बिंदु P कहां पर हो जाए प्यारे बच्चों, गोले की सतह पर हो जाए। यदि बिंदु P गोले की सतह पर हो, गोले की पृष्ठ पर हो जाए, जो भी लिख सकते हो, गोले की पृष्ठ पर हो। अब आप बताओ यदि बिंदु P गोले की पृष्ठ पे होगा तब जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ये बात फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, आप चाहे देख लो। हमने कहा कि ये जो बिंदु P है आपने यहां रखा है, ये बिंदु P गोले के सतह पर आ जाए, यहां पर आ जाए। तो जब बिंदु P आपका यहां पर आएगा तो जो ये स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूरी आपकी घट गई। दूरी घटी तो किसके बराबर हो गई, r के। तो हमको अब बताओ अब जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, अब तीव्रता क्या होगी। तो तीव्रता में क्या चेंजिंग आएगा कि जो r दूरी थी वहां कैपिटल R हो जाएगा, बस इतना ही चेंजिंग आएगा। तो और रख लेते हैं भैया, हमने क्या रख दिया, चलो यही चीज रखने वाले हैं। E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई जो स्मॉल r है वहां क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो Q बाई क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। यानी जब बिंदु P गोले के सतह पर आएगा तो केवल इतना परिवर्तन होगा कि जो दूरी r थी वो दूरी त्रिज्या में बदल जाएगी, बस इतना परिवर्तन होगा, कुछ भी नहीं होगा। लास्ट केस है थर्ड स्थिति, लास्ट केस है प्यारे बच्चों थर्ड स्थिति। यदि बिंदु P जो गोले के पृष्ठ पर है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ध्यान से देखना। यदि बिंदु P गोले के सतह पर न होकर, गोले के अंदर आ जाए। यदि बिंदु P कहां पर आ जाए, गोले के सतह पर, गोले के अंदर। तो बिंदु P गोले के अंदर ले आने के लिए जरा सा हम लोग आपको चित्र दिखाते हैं बना के, जरा सा अब देखिएगा। हमने कहा कि यदि ये जो बिंदु P है वो कहां आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए। अब ये जो गोला है अंदर आ गया। अब हम कह रहे हैं कि बिंदु P हमारा यहां आ जाए, गोले के अंदर हो जाए। जब बिंदु P गोले के अंदर आएगा तब तीव्रता क्या होगी। इमेजिन करो कि अगर ये जो बिंदु P है जब यहां आके बैठेगा, आवेश तो गोले के बाहर है, आवेश गोले के बाहर है, गोले के अंदर तो आ नहीं रहा है। तो आपने ही तो कहा कि आवेश गोले के बाहर वितरित है, आवेश गोले के अंदर उपस्थित है ही नहीं। तो जब आवेश गोले के अंदर उपस्थित नहीं है तो वहां वैद्युत फ्लक्स जीरो होगा, और जब वैद्युत फ्लक्स जीरो होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो हो जाएगी। ये चीज हम अगले पॉइंट में नोट करने वाले हैं। एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करिए कि ये बिंदु P गोले के अंदर आया। ये तीसरा केस है। पहला केस गोले से कुछ दूरी पर था, दूसरा केस गोले के सतह पर, तीसरा केस गोले के अंदर।
तो तीसरे केस में यदि बिंदु P गोले के अंदर हो, कहाँ हो? गोले के अंदर, ध्यान से देखना, गोले के अंदर हो या गोले के अंदर स्थित हो। कहां पर हो? गोले के अंदर स्थित हो। तो अभी हमने डायग्राम देखा था। तो जब गोले के अंदर बिंदु P होगा तो वहां हमको एक बात याद रखना होगा, वहां जो Q होता है वो 0 होता है। Q क्या होता है? 0 होता है। जब बिंदु P गोले के अंदर होगा तो वहां Q 0 होगा, क्योंकि यहां लिख देंगे, चूंकि आवेश गोले के बाहर उपस्थित है। आवेश गोले के बाहर उपस्थित है। आवेश गोले के बाहर उपस्थित है। ठीक, आवेश कहां उपस्थित है? गोले के बाहर है, गोले के अंदर नहीं। तब जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, वो ध्यान देना, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां Q है वहां क्या रख देना है? 0 रख देना है, बाई R का स्क्वायर। अब R वहां हमने गोले की सतह को ही मान के रखा है। अब बताओ 0 का गुना जब सब इससे करोगे तो तीव्रता हमको क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। तो गोले की जो 3 स्थितियां थी वो तीनों स्थितियां में आपको याद रखना है। पहली स्थिति में तीव्रता हमको ये मिली है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। दूसरी स्थिति में केवल दूरी बदल गई थी, R कैपिटल R के बराबर हो चुका है। और तीसरी स्थिति में तीव्रता हमको क्या मिल चुका है? 0 मिल चुका है। इस प्रकार हमारी जो ये क्लास थी, ये जो टॉपिक थी प्यारे बच्चों, वो आपकी कंप्लीट होती है कि समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण जो तीव्रता का सूत्र होता है तीनों स्थितियां में, वो आपको बता दिए गए। ठीक, आई होप कि आपको ये जो क्लास बताई गई, जो आज टॉपिक बताए गए, वो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कहीं पर अगर आपको दिक्कतें रह गई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उनके साथ। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।